स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे साथ स्टूडियो में है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। बात करते हैं जरा आपके पड़ोस की पाकिस्तान की। पाकिस्तान क्योंकि शांति दूत बन रहा है, लेकिन वो शांति दूत बना उसका खामियाजा ये हुआ कि उससे $3.5 बिलियन का जो कर्ज था वो वापस मांग लिया यूएई ने। आप कहेंगे ये रोज यही खबर क्यों, इससे आगे है खबर। कल जो हमने आपको एक खबर बताया था कि ऐसा हो सकता है, अब उसको लगभग कंफर्म हो गई है। यूएई इतना सख्त नाराज है इस वक्त पाकिस्तान से कि एक तो वो उसने सऊदी की साइड ली, फिर दूसरा कि इस युद्ध में उसने ईरान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उल्टा वो जो भी वो भूमिका अदा कर रहा है, इन गल्फ कंट्रीज को लगता है कि भाई इसमें हमारी बात नहीं जा रही। तो हुआ ये कि अब वहां लोग ये अंदेशा जाहिर कर रहे थे, एक्सपर्ट्स भी, कि हमारे 17 लाख कुछ लोग जो हैं वो अबू धाबी और यूएई, बाकी मतलब यूएई की एमिरेट्स में रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि इसने पहले तो हमारे वीज़े बंद कर दिए, फिर हमसे पैसे वापस मांग लिए जो कर्जा दिया हुआ था, कि हमारे वहाँ जो लोग हैं उनको वापस निकालना शुरू कर दे। अब पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि हमें लोग दुबई से फ़ोन करके ये बता रहे हैं कि हमारी डिपोर्टेशन की तैयारी यहाँ शुरू कर दी गई है। और ये मैंने एक नहीं 2-3 लोगों को ऐसी बात करते हुए सुना। एक व्यक्ति ने तो बाकायदा ये दावा किया कि डिपोर्टेशन हो रही है, लोगों को बुलाया जा रहा है, जज दफ्तर में वो काम करते हैं और उसके बाद सीधे वहां पुलिस बुलाई जाती है, उनको पुलिस को हैंडओवर किया जाता है और पुलिस उनको ये मोहलत देती है कि आप इतने वक्त में यूएई छोड़ दीजिए और आप पाकिस्तान चले जाइए। ऐसा लोग दावा कर रहे हैं। अब लेकिन क्यों करेगा यूएई ऐसा? और लाखों लोगों को तो यूं भेज देना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो या तो यूएई केवल ये नाराजगी दिखाने का एक और कदम है उसके लिए, या फिर पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी मुसीबत में, एक नई बड़ी मुसीबत में। सुनिए आप। अभी ये जो बोल रहे थे, इनका नाम इमरान रियाज है, ये कह रहे हैं कि वो हमें आंखें दिखा रहे हैं तो पाकिस्तान भी आंखें दिखाए कि ये तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हमारा पैसा तुम्हारे यहाँ इन्वेस्टेड है और लाखों लोगों को तुम नहीं निकाल सकते हो। भाई यूएई ऐसा नहीं कर सकता, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लाखों लोगों को निकालना। 19 लाख लोग हैं सर। एसेट जब्त करना तो उसके बस में है। अभी त्रिपाठी जी बोले कि भाई कहाँ इतना पैसा होगा। त्रिपाठी जी पैसा है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पाकिस्तान की टीवी चैनल पर चलने वाली क्लिप। वो टीवी पर कमेंट्री हो रही है कि एक कुछ नए खुलासे हुए। जैसे आपको याद होगा पहले पैनामा लीक्स हुआ था, उसमें दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों के, सेलिब्रिटीज के नाम थे और बताया गया था कि किसने कहां कहां शेल कंपनियों में कहां इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम भारत से भी आए थे। अब पाकिस्तान के अंदर जैसे दुबई लीक्स नाम से एक चीज चल गई और उसमें उन पाकिस्तानियों के नाम पब्लिक किए जा रहे हैं जिनकी दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज हैं, और उनमें से बहुत सारे नाम हमारे भी सुने हुए थे। तो पाकिस्तान गरीब देश है, लेकिन किन्होंने लूटा है उसे, उनके नाम आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। बहुत सारे, बहुत लंबा था, कितना सुनाते सभी होंगे उसमें। तो उसने एक जगह उसने $400 बिलियन बताया टीवी एंकर ने, और कहा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो $11 बिलियन की है। सारा फॉरेक्स रिजर्व कुल मिला जमा के 11-15 अरब डॉलर है पाकिस्तान का। उतने तो फ्लैट खरीदे हुए हैं लोगों ने दुबई में, उतने के। और किन किन लोगों का नाम? जरदारी के बच्चे, नवाज शरीफ के बच्चे, मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोर, उसकी बीवी, उसके फ्लैट वहां पर हैं। कोई पुलिस चीफ है तो उसके वहां पर उसकी जायदादें हैं। पुलिस चीफ टॉप क्रिकेटर के हैं सर। आगे लिस्ट में कई मेजर जनरलों के नाम आए। मतलब भाई ये मतलब सवाल नहीं उठता। या भारत में जिस रैंक के अफसरों के नाम लिए जा रहे हैं, उनको एक फ्लैट बना लेते तो 2 फ्लैट बना लेते हैं तो होता है कि भाई बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना ली साहब ने। वो दुबई में प्रॉपर्टी बनी हुई है लोगों की। ये हालत है सर। और पाकिस्तानियों को चिंता है कि वहां वो हमारी प्रॉपर्टियां जब्त ना कर लें। देखिए, पाकिस्तानी के लिए तो वैसे भी दुबई एक स्वर्ग से कम नहीं है। जिस माहौल में पाकिस्तान है और दुबई जिस स्टेज पर है, तो ये हर पाकिस्तानी का ड्रीम होगा कि भाई दुबई में हमारा गोल्फ कोर्स हो, दुबई में हमारी प्रॉपर्टी हो, दुबई में हमारा इन्वेस्टमेंट हो, और एक सपना रहता है उनका। तो मुझे लगता है कि वहाँ के जितने पार्टी के नेता रहे होंगे, जितने उनके वहाँ के मंत्री रहे होंगे, जितने वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स रहे होंगे, वहाँ जितने सेना के रिटायर अफसर रहे होंगे या सेना में रहते पैसा बनाया होगा, जितने बड़े खिलाड़ी रहे होंगे, जितने बड़े व्यवसायी रहे होंगे, उन सब लोगों ने वहाँ जो पैसा बनाया, उस पैसा का इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर लोगों ने दुबई में किया, क्योंकि वो उनके कल्चर के उनके करीब लगता है और उनको लगता है कि भाई पाकिस्तान सेफ नहीं, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो दुबई में पैसा इन्वेस्ट करो। और यही कारण है कि दुबई में बहुत बड़ा पैसा पाकिस्तानियों का लगा हुआ है। और मुझे लग रहा है कि अब यूएई सरकार, गवर्नमेंट इस बात को जानती है
कि जो पाकिस्तान को देश चला रहे हैं, जो सेना के लोग चला रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टी जो चला रही है, उन सब लोगों का ब्लैक मनी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, उनकी नॉलेज में होगा। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान से कहा होगा कि भाई आप हमारा पैसा वापस करो, तो आपके लोगों को तो निकालेंगे, लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टी वो भी हम जब्त कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं। और अरबों रुपए की संपत्ति आपकी दुबई के अंदर है। कहा जाता है कि आपने कहा पाकिस्तानियों का ड्रीम होता है दुबई जाना। बिल्कुल, दुबई में इन्वेस्टमेंट करना। बिल्कुल, सबका सारा ब्लैक पैसे जो कमाते हैं, ब्लैक मनी, सारा दुबई में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बुर्ज खलीफा में वहां के सेना के जनरलों की फ्लैट से वहां पर। देखिए मैंने कुछ कहा नहीं, राहुल जी हंसे। राहुल जी से मैं क्योंकि पूछने वाला, सर हमारे वाले कहां रखते हैं पैसा? हमारे वाले भी बहुत दुबई में है, ऐसा नहीं है। देखिए खोजी पत्रकारिता की सारी चीजें बताएंगे। 2005-6 में जब मैंने 2005 की बात थी शायद, तब मैंने बेनजीर का जब इंटरव्यू किया था तो बकायदा उसका विला था इतना बड़ा जिसमें जाके इंटरव्यू करना पड़ा था। आप गए थे वहां पे? हाँ बिल्कुल गया था। तो वहां पर सब लोगों की, पाकिस्तानियों का ना ड्रीम है। हमारे वाले कहाँ रखते हैं? नहीं, पाकिस्तानियों छोड़ दीजिए पाकिस्तानी, हमारे वाले पहले उनका बता दूं फिर अपना बता दूं। तो पाकिस्तानियों का ड्रीम है कि वो डबल पासपोर्ट रखें, ड्यूल पासपोर्ट रखते हैं। एक तो वो या तो लंदन का पासपोर्ट होगा या जो है दुबई का होगा, या किसी ड्यूल पासपोर्ट रखते हैं। और उसी तरह से पाकिस्तान लूटा ही इसलिए है कि सारा पैसा लूट के उसके फौजी अफसरों ने, उसके पॉलिटिशियंस ने पार्क कर दिया, वो बाहर पार्क किया है। अब हमारे लोगों का भी बहुत सारा कुछ दिखाई देता है, दुबई जाते हैं तो वो बड़े बड़े जो जगहें दिखाई देती हैं, उनके जो है फ्लैट्स दिखाई देते, विलास दिखाई देते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। भाई किसी के पास एक नंबर का पैसा है, उस पैसे को आग लगाए, चाहे कहीं फ्लैट बना, नहीं पड़ता। मैं जब दो नंबर ऐसा बोल रहा हूं तो मैं एक नंबर के पैसे की बात, 2 नंबर के पैसे की बात कर रहे हैं आप। नहीं, लेकिन अपने वाले बाहर तो लगाते ही हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं लगाते होंगे, लगा ही रहे हैं दुनिया भर में। लेकिन यहां भी आप देखिए ना, जिस दूसरी कंपनी में हाथ रखिए तो थोड़ा और गहरे जाइए तो पता चलेगा फलाना जी का इसमें इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। तो ज्यादा आसान है ना कि जब जरूरत पड़े तब वो दे दे। और हमने तो इस देश में नोट गिनने वाली मशीनों को हांफते पसीने से तर होते देखा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे वाले कोई बहुत पैसा जो बाहर चला नहीं गया, वो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हांफते मशीनें हांफने लगे भाई, गर्म हो जाए कि गिन नहीं पाएंगे। इंडिया में पॉलिटिकल करप्शन नहीं जो पाकिस्तान में तो खुलकर है। मतलब आर्मी में क्या करप्शन है वहां? आर्मी तो पूरी तरीके से भ्रष्ट है। क्या नहीं ये छोड़ दीजिए। पाकिस्तान तो तुलना भारत की नहीं हो सकती, तुलना नहीं हो सकती, तुलना नहीं कर क्योंकि सकते। वो तो भारत देश ही मुल्क ही बेच के खा जाता, वो तो थोड़ा सा वहां की सेना की तुलना भारत के सेना के अधिकारियों के साथ नहीं कर सकते। सेना की बात नहीं कर रहा था, दोनों तरफ की आपने पॉलिटिकल करप्शन का। हाँ, पाकिस्तान जितना नहीं है सर, कि पाकिस्तान में जिस तरीके से बेनजीर भुट्टो का परिवार है, शहबाज शरीफ है, जो था वो 2014 के पहले था परिवार। 2014 के पहले था करप्ट नहीं होता है। अब 2014 के पहले वाले करते थे ना, 2014 के पहले था और इससे जनता ने उनको खदेड़ दिया। अब 2014 के बाद कोई है? अच्छा, और सीरियस देखिए, लेकिन वहां पर ये बात आप सोचिए, टीवी पे वापस आ गया वो नहीं है क्या? मतलब आप थोड़ा सा इमेजिन करो पाकिस्तान कैसा देश है। टीवी पे चल रहा है कि नवाज शरीफ के बच्चों की बेनामी प्रॉपर्टी, जरदारी के बच्चों की बेनामी प्रॉपर्टी, ये एक इनमें से राष्ट्रपति है और दूसरा प्रधानमंत्री का भाई है। एक होम मिनिस्टर की बीवी की प्रॉपर्टी, वो नाम ले लेके बता रहा है और टीवी पे चल रहा है और लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा। जो तुम्हारा सबसे पॉपुलर आदमी है, सारी दुनिया जानती है कि इलेक्शन चोरी किया गया और उसको जेल में डाला गया। और मैं तो कल सोच रहा था सर, मुझे ऐसे जैसे गुरुजी आपके साथ नहीं कर सकता, इधर से जाइए, ऐसे करके दिखाइएगा मेरे को। इमरान खान का वो विजुअल है, तस्वीर है, यूट्यूब पे जाके देखिएगा। एक्स प्राइम मिनिस्टर को ऐसे पकड़ा था, ऐसे पीछे कॉलर से पकड़ के और ऐसे ढकेला था जीप में, आपको याद है? देखिए सोच, आप इमेजिन कर सकते हैं ये है पाकिस्तान। को फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है कि जनता इम्यून हो गई। नहीं, उसमें भी कारण है कि क्योंकि पाकिस्तान से लोगों को भागना पड़ता है, पॉलिटिशियंस को, तो कहीं तो ठिकाना बनाना पड़ता है ना। मुशर्रफ भागे तो बेचारे बनाते हैं, मुशर्रफ जो है वो भागे तो ठिकाना बनाया दुबई और लंदन। इस देश का मतलब मुझे कहीं कोई दिखाई नहीं देता कि कैसे यहाँ पर डेमोक्रेसी आएगी या कुछ होगा। देखिए, जिसकी जितनी औकात होती है उतना ही नोचता है, उतना ही खसोटता है। तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियनों की जितनी औकात है उतना है। लेकिन हम ये कहें कि भारत के अंदर पॉलिटिकल करप्शन नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर करप्शन नहीं है, पॉलिटिशियंस करप्ट नहीं है, तो ये तो थोड़ा सा ऐसा जैसा आपने कहा ना कि हंसें, अंदर ही हंस लेना चाहिए, क्योंकि सच्चाई सभी जानते हैं, सच्चाई सबको अच्छी तरह से मालूम है। और अब आप प्रॉपर्टी आप बात करें तो हम तो कहें जो मेरे जैसे नाचीज आदमी के बाद मास्टरों के पास भी आता है, सर आप दुबई में प्रॉपर्टी खरीदेंगे?
तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी एजेंट्स कितने वर्क कर रहे होंगे। हाँ सर थोड़ा सा रोक दूं सर। एक तो ये आप कह के लोग भ्रम में पड़ जाएंगे, आप ऐसे मत कहिए कि मास्टरों का। तो शिक्षक सर यू आर अ प्रोफेसर सर। सर शिक्षक आप प्रोफेसर हैं और मास्टरों की भी अब जो तनख्वाह है सर वो आप लोग जो बेसिक शिक्षा में भी बड़ी महंगी हो गई। व्यक्तिगत तो नहीं जाए, नहीं, वो मेरे ऐसे कहने कह का रहा मतलब शिक्षक हमेशा सुदामा ठीक है। की स्थिति में होता है, मैं इसलिए मैं कह रहा हूं। बाकी एक दुबई यहाँ सस्ता हो गया। भारत के अंदर कोई कम प्रॉपर्टी, भारत के वहां पर पता नहीं कितनी जनसंख्या है, 32 लाख या 60 लाख के आसपास माना जाता है कि वहां पर जनसंख्या। दुबई में लगता है कि जैसे कि आप मिनी इंडिया में आप आ गए हैं। ठीक बात। हम कई बार हम बोले कि भाई हम तो इतना उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, आ सकते हैं क्या? बोले नहीं नहीं आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पूछा उनसे। आप देखिए जरा, जो हालात बने हुए हैं ये तेल गैस को लेकर के, वहां और क्या हो रहा है। पाकिस्तान में तो ऐसा लगता है कि मतलब सब कुछ उजड़ गया सा है। हालात ये हैं कि सरकार ने एक तरीके से नागरिकों से कह दिया है कि आप रात 8 बजे ही सो जाइए। पाकिस्तान की सरकार ने 7 अप्रैल से देश के ज्यादातर हिस्सों में बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे से बंद करने का आदेश दे दिया। यह फैसला तेल और गैस बचाने के लिए किया गया। अब लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो आपने कहा था हमारे 20 जहाज 10 जहाज तेल लेके आए, हमारा झंडा लगा था उस जहाज पे, वो जहाज गए कहां? वो तेल अगर पाकिस्तान का था और आया तो तेल महंगा क्यों हुआ? ये क्यों कह रहे हो लाइटें ऑफ कर दो 8 बजे? और दूसरा, अगर हमारा तेल था और तुमने यहां कराची ला करके टैंकर बदल के झंडा बदल के किसी और देश को भेजा है, मतलब अमेरिका को भेजा है, तो बताओ देश को कि तुमने अपना सौदा कर लिया। सवाल जायज है। त्रिपाठी जी, कहां गए वो झंडे, पाकिस्तान के झंडे वाले टैंकर? नहीं देखिए, ये तो इसको समझिए, जो पहले भी हमने कहा था, चूंकि जयशंकर साहब तो बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, डिप्लोमेट हैं, फिर मंत्री बन गए, तो उनके मुंह से वो शायद वो नहीं निकला होगा, अंग्रेजी में बोला होगा। लेकिन दलाली में तो ऐसे ही होता है ना भाई। अब उसका छोटा हिस्सा उनके हुक्मरानों को मिल जाएगा। पाकिस्तान की जनता को तेल नहीं मिला, तेल का बड़ा टैंकर गया, बड़े बड़े जहाज चले गए, अब 20 जहाज का अच्छा खासा कमीशन बनता है भाई। वो दलाली शहबाज शरीफ और असीम मुनीर बांट लेंगे, कुछ उसका छोटा छोटा हिस्सा और लोगों को आ जाएगा, तो दुबई में कुछ और आ जाएंगे। वो तेल कहां गया? अमेरिका भेज दिया तो और कहां जाएगा भाई? जिसकी दलाली आप करेंगे उसी के लिए करेंगे। ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो दलाली किसी की, वो अपनी जनता की दलाली थोड़ी कर रहे थे। पाकिस्तान अमेरिका का दलाल है, उसकी दलाली कर रहा था। वो टैंकर वहां गए, उससे कुछ पैसा आया जिससे वो लोग कुछ और दुबई में और लंदन में वो फ्लैट और संपत्ति खरीद लेंगे। इसमें कौन सा वहां जनता समझ? ऐसा लग रहा है कि सच में पाकिस्तान बदल गया, शांति दूत बन गया। वो इसलिए ही कर रहा होगा ना कि पैसा मिले कुछ अमेरिका से, हम उसका कुछ करें। नहीं, लेकिन अरे तो कुछ तेल अपने लिए भी रख लेता, सब निकाला था इतना तेल। अब आप थोड़ा सा मतलब, फिर बहुत दिन हो गया, आप मासूमियत दिखाई गए आज। इतना भी मासूम ना है, जिसका माल है वो ले गया। अच्छा चलिए, और जिसको मिला, मतलब ट्रंप को मिला, उस आदमी की भूख ऐसी है, शांति नहीं होती। वेनेजुएला का तेल सारा उसका तेल है, अपने पास भंडार है तेल का, कह रहे हैं मुझे ईरान का तेल चाहिए। अच्छा, उसमें भी मजेदार ये सवाल हुआ कि आप ट्रंप साहब लोग, आप अमेरिका में जो लोग कहते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, उनके लिए आप क्या कहेंगे? इमेजिन कीजिए ये सवाल भारत के प्रधानमंत्री से हुआ होता। भारत पाकिस्तान की जंग चल रही है और एक सवाल भारत के प्रधानमंत्री से, विदेश मंत्री से किससे होता है कि साहब देश में लोग जंग के खिलाफ हैं, आप क्या कहेंगे? हालात होते हैं, जंग तो हम भी नहीं चाहते, कभी कभी करना पड़ता है, सबक सिखाना जरूरी है, ऐसी बात करेंगे आप? ट्रंप से हुआ साहब देश में बहुत से लोग जंग नहीं चाहते, उन्होंने कहा मूर्ख हैं, सीधा एक लाइन में बेवकूफ हैं वो लोग जो लोग कहते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा तेल, कहा मेरा बस चले तो मैं तो सारा तेल लेके ही आऊं वहां से, लेकिन ये मेरे ही लोग कह रहे हैं जल्दी निकलो ईरान से। समीर जी, ऐसा लग रहा है कि ट्रंप को मलाल रह गया। और इससे एक बात, अच्छा सीरियस नोट पर यह पता चलता है कि ट्रंप ने यह भी इससे एक्सेप्ट कर लिया कि ज्यादा देर में यहां रुकना भी नहीं चाहता, ना रुक सकता, और ऑयल को कंट्रोल करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे एग्जिट करना पड़ेगा ईरान। ये मतलब ये इनका दुख है कि भाई मेरा व्यावसायिक हित जो है वो ईरान के अंदर साधन नहीं रहा, मैंने वेनेजुएला में तो अपना हित पूरा कर लिया, अब ईरान में इस तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ जो सोच के वो गए थे। लेकिन एक राष्ट्रपति का इस तरीके से सार्वजनिक बयान देना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, और वो किसी की परवाह भी नहीं करते। अपने लोगों को बेवकूफ कह रहा है, वो सीधा अपने लोगों को बोल रहा है। जिस तरीके से आप मतलब कल ट्रुथ पे उन्होंने जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया, ईरान के लिए गाली गलौज का इस्तेमाल किया, ये भी ठीक नहीं है। अमेरिका में उनका बहुत ज़्यादा विरोध रहा, लेकिन ट्रंप है वो किसी की परवाह नहीं करते, उन्हें जो लगता है वो करते हैं। और जिन्होंने ट्रंप साहब का पहला कार्यकाल देखा होगा उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी दूसरे कार्यकाल में ट्रंप साहब का यह रूप देखना पड़ेगा। मतलब पहले कार्यकाल, जिन लोग क्यों कह रहे हैं, हम ही लोग कहिए, हाँ मतलब सभी लोग उनका कार्यकाल के इस तरीके से उन्होंने व्यवहार करा दूसरे कार्यकाल के अंदर। अब एक सर एक खबर, इसकी बात जरूर करना चाहते हैं हम आखिर में प्रोग्राम में। प्रधानमंत्री ने कल एक पोस्ट किया,
जो तकनीकी जानकार होंगे पहली नज़र में समझ गए होंगे कि कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं। मेरे जैसे आदमी को थोड़ा समय लगा, थोड़ा पढ़ना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कल पोस्ट किया है रात को 9:41 पे। इसके 25 मिलियन व्यूज हैं एक्स पे। उन्होंने कहा, इंडिया टेक्स अ डिफाइनिंग स्टेप इन इट्स सिविल न्यूक्लियर जर्नी, एडवांसिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम। हमने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के दूसरे स्टेज में बढ़त हासिल कर ली है। क्या किया है हमने, अचीव क्या किया है हमारे साइंटिस्ट ने? द इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड बिल्ड प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपक्कम हैज अटेन्ड क्रिटिकलिटी। क्रिटिकलिटी का मतलब मैंने पढ़ा। क्रिटिकलिटी का मतलब है कि मैं किसी इंजन में 1 लीटर पेट्रोल डालूं और वो 1 लीटर से ज्यादा मुझे ईंधन निकाल के उसमें से दे दे, किसी और रूप में, शायद पेट्रोल के रूप में नहीं, किसी और रूप में मुझे उससे ज्यादा ईंधन निकाल के दे दे। तो इसको कहते हैं क्रिटिकल हो जाना रिएक्टर का। अब वो कह रहे हैं कि ये एक डिसाइसिव स्टेप है टुवर्ड्स हार्नेसिंग आवर वास्ट थोरियम रिजर्व्स इन थर्ड स्टेज ऑफ द प्रोग्राम। दूसरे स्टेज में हम हैं, तीसरे स्टेज में आएंगे। इसका मतलब अभी सब मेहमान आपको समझा देंगे मोटा मोटा। मैंने एक एक्सपर्ट का इस पर पोस्ट था, वो मैंने देखा। हमने जो किया, जो अचीव किया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने की, वो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। ये लिख रहे हैं एक जानकार इस पर कि पूरे वेस्ट ने इस पर $50 बिलियन खर्च किए इस टेक्नोलॉजी को प्रूव करने में, नहीं कर पाया। ये भारत ने किया। हमने कितना इन्वेस्ट किया इसमें? $900 मिलियन। वेस्ट ने $50 बिलियन किया। इसमें अकेले यूएस ने $15 बिलियन लगाए, छोड़ दिया, नहीं कर पाया। जापान ने $12 बिलियन डाले, नहीं कर पाया। यूके ने $8 बिलियन डाले, जर्मनी ने $6 बिलियन डाले, फ्रांस, इटली, सब ने कोशिश की कि हम ये टेक्नोलॉजी हासिल कर लें, इसको प्रूव कर लें, क्योंकि थ्योरी में है, प्रैक्टिकल में इसको कर लें, नहीं कर पाए, छोड़ दिया। वो दूसरे रास्ते चले गए सिविल न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में, वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ बनाने लगे। हमें बनाना था, हमारा ये जो ये शुरू किया हुआ था, ये होमी भाभा जी ने 1950 में एक डॉक्ट्रिन दी थी कि ये 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी डॉक्ट्रिन है। क्यों? क्योंकि आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व है। हमें थोरियम से न्यूक्लियर एनर्जी बनानी है और उससे भारत अपने 700-800 साल की ऊर्जा जरूरतों का प्रबंध कर लेगा। अभी हम सेकंड स्टेज में आ गए, थर्ड स्टेज में, थोरियम वाली स्टेज पे हम आएंगे। लेकिन अब ये है कैसे, टेक्निकली मतलब क्या है इसका? 700-800 साल कैसे हमारी ऊर्जा की जरूरतें पूरी होंगी त्रिपाठी जी? नहीं, एक तो ये कि सबसे पहले कि न्यूक्लियर एनर्जी को दुनिया में जो देश ऊर्जा के तौर पर विकसित कर पाए हैं, उसमें वेस्ट के ही देश रहे हैं, हम उसमें आगे नहीं रहे हैं। अभी हमारी टोटल कैपेसिटी 8 गीगावाट की है टोटल, और अगर हम इसको देखें तो हमारा ईयरली प्रोडक्शन 500 गीगावाट हो सकता है। अगर हम जो थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं, जिसमें हम थोरियम को इस्तेमाल करके और ऊर्जा में कन्वर्ट कर पाएंगे, तो 500 गीगावाट का मतलब समझिए पूरे भारत की जो अभी टोटल प्रोडक्शन है, यानी फॉसिल फ्यूल हो, जितने तरह के हैं, उस सबको मिला लें, सोलर विंड सब मिला लें, तो उससे ज्यादा है अकेले न्यूक्लियर से, अकेले न्यूक्लियर की जो थोरियम के जरिए होगा। चूंकि हमारे पास यूरेनियम नहीं है, दुनिया के दूसरे देशों में यूरेनियम के जरिए उसको हम करते हैं। और ये जो 3 स्टेज का है, जिसको दूसरा स्टेज हमने अभी किया है, इसकी सबसे बड़ी मुश्किल थी कि अगर हम फ्यूल बार बार डाल के उसको हम प्रोड्यूस करेंगे या प्रोडक्शन करेंगे, तो हमारे पास उतना फ्यूल भी नहीं होगा। इसकी जो सबसे बड़ी चीज है, जैसे जो सामान्य कई लोगों को मैं भी पढ़ ही रहा था, तो एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा कहा कि जैसे कहा कि मान लीजिए पहली बार आपको कार में तेल डलाना पड़े, उसके बाद आपको तेल ही न डलाना पड़े। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि कार की और मेंटेनेंस और सारी चीजें नहीं होंगी, लेकिन आपको फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, यानी उस कार से आप चाहे जहां दुनिया भर में जाए। तो इसको एक ये, और जो फास्ट ब्रीडर, जैसे कई बार ब्रीडर का तो मतलब ये आसानी से समझ में आ जाए कि जितना है उससे ज्यादा बनाने वाला। और चूंकि 22 साल से अधिक इसमें लगे हैं, 200 से ज्यादा कंपनियां इसमें शामिल हैं, श्रेय नरेंद्र मोदी के जिम्मे आना था। लेकिन यह भारत की वैज्ञानिक चेतना और क्षमता का प्रमाण है, बहुत बड़ी, बहुत बताया ही कि जो विश्व पश्चिम नहीं कर पाया। सर बहुत छोटे में मैं इसको और थोड़ा सा जो त्रिपाठी जी ने बताया उसमें कि बेसिकली हम थोरियम का इस्तेमाल करते हैं, उससे यूरेनियम बनाते हैं, जिसको फ्यूल की तरह पे इस्तेमाल करते हैं। अब जितना यूरेनियम बनता है थोरियम से जी, और जितना फ्यूल की तरह यूज होता है, उसमें फर्क है। हमारा यूरेनियम ज्यादा बनता है जितना यूज हो जाता है उसमें। वही बात। तो बेसिकली ये है कि आप थोरियम के जरिए यूरेनियम बना के उसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं, और क्योंकि ये वो जरिया है जिससे हम एनर्जी सफिशिएंट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं एक लाइन और जोड़ दूं, दुनिया जब न्यूक्लियर बम फलाना धमाका की बात कर रही है, तो हम उससे ये बात, बड़ी अच्छी खबर थी और आपने समझा भी दिया इसको सरल शब्दों में। बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी, राहुल जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका।